हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिटर्न टू अ फैक्टर क्या होता है, रिटर्न टू अ स्केल क्या होता है, कब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होंगे, कब जो है डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल होंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन के लिए क्या होता है, क्या जम्पशंस है, सब कुछ हमने जो है लास्ट वीडियो में कवर किया था। आप एक बार लास्ट वीडियो को चेकआउट कीजिए ताकि आपको ये क्लियर हो कि रिटर्न टू फैक्टर का मीनिंग क्या है, रिटर्न टू फैक्टर होता क्या है, ताकि जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो यूजीसी नेट पॉइंट व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये क्लियर होगा जब आपको उसका मीनिंग पता होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं। रिटर्न टू अ फैक्टर जिसमें हमने देखा था कि रिटर्न टू फैक्टर मीन्स कि जो शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है। दूसरी बात, जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या जिसका सेकंड नाम रिटर्न टू फैक्टर भी है, तो उसके अंदर ये है कि हम सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज करेंगे, अदर रिमेनिंग कांस्टेंट। ये इसके जम्पशंस भी हैं। हालांकि अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, कि हम सिर्फ एक वेरिएबल इनपुट में ही चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने सिर्फ लेबर एक वेरिएबल इनपुट लिया, तो हम सिर्फ लेबर में ही चेंज कर रहे हैं, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ एक वेरिएबल, एक इनपुट ही वेरिएबल रहेगा, वही चेंज होगा, वही वेरी करेगा, बट बाकी सभी कांस्टेंट रहेंगे। नो चेंजिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक वेरिएबल में चेंज कर दिया और साथ साथ हमने क्या किया, अपनी टेक्निक्स में चेंज कर दिया। अगर हम अपने टेक्निक्स में चेंज करेंगे तो हम एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते कि हमारा जो रिटर्न है वो इंक्रीजिंग रिटर्न है, डिक्रीजिंग रिटर्न है या फिर कांस्टेंट रिटर्न है। हमने लिखा है अदर रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर मीन्स सब कुछ, आपकी टेक्निक्स है, आपकी अदर फैक्टर्स हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा पॉलिसी, वो सब कुछ क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। आप सिर्फ एक वेरिएबल में, एक फैक्टर में ही चेंज करके चेक कर रहे हैं कि आपके आउटपुट पे कैसा फ़र्क पड़ रहा है, आपके आउटपुट पर कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, आपके आउटपुट जो इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है या फिर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सिर्फ हम एक वेरिएबल को ही, एक फैक्टर को ही वेरी करेंगे, एक फैक्टर को ही वेरिएबल मान के चलेंगे, उसी में चेंज करेंगे, उसी की यूनिट्स को बढ़ाएंगे, उसी की यूनिट्स को कम करेंगे। अदर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट्स, वो आपका रिलेट करता है, बेशक टेक्निक से रिलेट करता हो या फिर आपकी लैंड कैपिटल कुछ भी हो, वो बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे। अदर पॉलिसीज रिमेन कांस्टेंट। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है ये, इम्प्रूविंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैन पोस्टपोन द लॉ। अभी हमने पढ़ा है कि हम टेक्निक्स में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर मान के चलो कि हम टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में कुछ इम्प्रूव करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो फिर वहाँ पे लॉ काम नहीं करेगा, वहाँ पे ये लॉ पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ये लॉ सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब हम एक फैक्टर में वेरी कर रहे हैं, एक फैक्टर में चेंज कर रहे हैं, और दूसरी बात कोई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में चेंज नहीं है, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न टू ऑफ फैक्टर काम करेगा। देखो इसके नाम से भी क्लियर है। पहली बात तो वेरिएबल प्रोपोर्शन मीन्स एक कहीं ना कहीं वेरी करेगा कोई ना कोई एक फैक्टर। दूसरी बात, दूसरा नाम इसका रिटर्न टू अ फैक्टर। रिटर्न टू अ फैक्टर मतलब कि एक ही फैक्टर जो है वो चेंज होगा, बाकी सभी कांस्टेंट रहेंगे। अब आगे चलते हैं इससे कि अभी इसके लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमारे स्टेजेस होती हैं। तो देखो, व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल यूनिट्स आर एम्प्लॉयड ऑन अ फिक्स्ड फैक्टर। हमारा कोई फिक्स्ड फैक्टर है, जैसे कि लैंड कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर है, बाकी हम वो फिक्स्ड फैक्टर है और हम एक फैक्टर हमने वेरी किया है मीन्स लेबर, हम उसी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट लगाते जा रहे हैं। अभी हमारा जो बाकी फैक्टर्स फिक्स हैं और हमने इस लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जांपल, पहले हमने 10 लेबर्स को एक्स्ट्रा लगाया, फिर हमने 15 को एक्स्ट्रा लगाया, फिर 20 को एक्स्ट्रा लगाया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि लेबर्स को, अपने वेरिएबल फैक्टर्स को ज़्यादा लगाते जा रहे हैं और हमारे जो बाकी फैक्टर्स हैं वो फिक्स हैं। तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा कि हमारी क्या स्टेज आएंगी। स्टेज नंबर 1, देखो जब हमने 10 लेबर एक्स्ट्रा लगाए, तो उससे क्या होगा। देखो पहले हमारे, मान के चलो फॉर एग्जांपल, पहले हमारे लेबर थे 100, तो जो 100 लेबर थे वो हमारी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। और जैसे 10 लेबर एक्स्ट्रा आए, क्योंकि देखो क्या होता है कि एक बार कुछ लेबर एक्स्ट्रा आता है तो काम बहुत स्पीड से होता है।
सिर्फ 10 लेबर के एक्स्ट्रा आने से क्या होगा, वैसे तो होना चाहिए 10 लेबर के एक्स्ट्रा आने से 1100 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, बट यहाँ पे 10 लेबर के आने से 10 लेबर जब एक्स्ट्रा हमने लगाई तो उसमें इस 10 लेबर पे मीन्स टोटल 110 लेबर हो गए, उन्होंने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 1200 यूनिट प्रोड्यूस किया। क्यों किया, क्योंकि एक बार कुछ ना कुछ अगर लेबर एक्स्ट्रा आती है तो बाकी जो लेबर्स उन पर भी इफेक्ट पड़ता है कि हमें और ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि नया लेबर आ रहा है। तो जब भी एक बार स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है कि अगर कोई हम किसी फैक्टर में चेंज करते हैं, कोई एक नया वेरिएबल फैक्टर आता है, मीन्स कोई नया फैक्टर में हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमारा टोटल आउटपुट इंक्रीज़ होता है एट इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि अभी देखो हमने यहाँ पर 10 लेबर एक्स्ट्रा लगाए, फिर नेक्स्ट स्टेज में हम फिर से 10 लेबर एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, तो अब की बार हमने जो 10 लेबर एक्स्ट्रा लगाए तो उससे क्या होगा, अभी लेबर्स को ये है कि भाई जो लेबर है बाकी एक्स्ट्रा नए लेबर आते जा रहे हैं, तो फिर उनका क्या रहेगा, वो उनकी जो काम करने की जो मतलब लगन थी वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उनमें फ़र्क पड़ जाएगा, वो अभी इतनी लगन से काम नहीं करेंगे। या फिर ये कह लो कि एक कोई भी चीज़ है वो एक टाइम तक बढ़ती है, उसके बाद तो थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट होने के बाद वो डिमिनिशिंग होना शुरू कर देगी। तो वही लो यहाँ पे अप्लाई होगा कि कोई नया लेबर कोई हमने नई लेबर लेके आए, तो नया लेबर आने से एक बार तो आउटपुट बहुत तेज़ी से बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, टोटल आउटपुट में इंक्रीज़ एट कांस्टेंट रेट। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारा आउटपुट था वो इंक्रीज़ तो हुआ है बट कांस्टेंट रेट से हुआ है। जैसे कि अभी हमारे 110 लेबर थे और अभी हमारे 10 लेबर के आने से कितना लेबर हो गया, 120। तो 120 लेबर ने भी 1200 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की, क्योंकि बाकी मज़दूर यहाँ पे उन्होंने थोड़ा काम करना बंद कर दिया। पहले क्या था कि नए मज़दूरों के आने से, नए लेबर के आने से पहले वाले मज़दूरों ने भी और ज़्यादा काम करना शुरू किया, बिकॉज़ नया लेबर आया है तो उनको ये है कि शायद हम में से कोई हट ना जाए, तो उनको ये है कि भी मुझे ज़्यादा काम करना चाहिए ताकि मैं भी इस फॉर्म में बना रहूं, तो उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया। बट सेकंड स्टेज में क्या हुआ कि उनको ये है कि नया लेबर आता ही जा रहा है, तो मतलब कि उनकी जो एफिशिएंसी थी वो थोड़ी सी अब कम हो गई, तो उनकी लगन जो कम हो गई, तो उन्होंने क्या किया, तो अब की बार ये हुआ कि जो 120 लेबर पर भी 1200 यूनिट्स ही बनी है। देखो वैसे तो 120 लेबर पर 1200 यूनिट्स ही बननी चाहिए, पर यहाँ पे ये हुआ कि कुछ इंक्रीज़ नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे 110 लेबर ने भी 1200 यूनिट बनाए, तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा बनाई, क्योंकि एक लेबर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे 110 लेबर ने 1100 करनी चाहिए बट 1200 की है, तो मतलब इंक्रीजिंग रेट से आउटपुट हमारा बढ़ा है। बट स्टेज सेकेंड में क्या होता है कि हमारा जो लेबर है वो 120 है और एक लेबर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो मतलब कि 120 लेबर है वो 1200 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेंगे, और उन्होंने उतनी ही प्रोड्यूस किए। कुछ आउटपुट हमारा इंक्रीज तो हुआ है बट इतनी तेज़ी से नहीं हुआ जितना पहले हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा आउटपुट इंक्रीज तो हुआ है बट एट अ कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ा है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, टोटल आउटपुट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। देखो वही बात है कि जैसे हम करते हैं डिफरेंस कर्व के अंदर मार्जिन यूटिलिटी, तो उसमें वही होता है ना कि हमने एक बार रोटी खाई तो ज़्यादा यूटिलिटी मिली, अगली बार खाई तो उससे कम मिली, फिर उसके बाद तो हमारी यूटिलिटी गिरनी शुरू हो गई। तो वही यहाँ पे है, एक बार हमने कुछ नया लेबर लगाया तो आउटपुट बढ़ा, बहुत तेज़ी से बढ़ा, उसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो गया बढ़ना, मतलब बढ़ तो रहा है बट कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है। और थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि उसका जो आउटपुट इंक्रीज होना डिमिनिशिंग रेट से हो गया। तो वही हो गया ना कि एक बार तो हमारी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद कांस्टेंट हो गई, मतलब जितना हमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, और उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलना चाहिए था वो अब गिरना शुरू हो गया, उसकी जो यूटिलिटी थी मार्जिन यूटिलिटी वो अब कम होनी शुरू हो गई। तो वही पॉइंट हमारा यहाँ पे कि जब हमने 10 यूनिट्स और लगाई, 10 लेबर और लगाई मीन्स, तो हमारे लेबर अब कितने हो गए, 130। तो 130 लेबर ने भी 1200 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की, बल्कि 130 लेबर को 1300 मतलब 1300 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी, बट उन्होंने 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस की। मतलब हमारा जो आउटपुट है वो 1000 से कितना हो गया, 1200 हो गया, बट डिमिनिशिंग रेट से हुआ, क्योंकि 130 लेबर को 1300 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी। हमारा यहाँ पे आउटपुट इंक्रीज तो हुआ है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ है, मतलब घटती दर से हमारा जो है आउटपुट इंक्रीज हुआ है। तो ये स्टेज थर्ड है। एक बार तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा आपका आउटपुट जब आप कुछ नया फैक्टर, नए यूनिट्स को वैरी करते हो, कुछ नया वेरिएबल फैक्टर और ज़्यादा लगाते हो अपने फिक्स फैक्टर में।
सेकंड स्टेज में क्या होता है कि जिस रेट से अपना बढ़ना चाहिए था उस रेट वो कांस्टेंट हो गया, जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ रहा है, ना तो कुछ कम हुआ उसमें ना कुछ ज़्यादा, जितना लेबर आपने एक्स्ट्रा लगाया उतना आपको रिजल्ट मिल रहा है। थर्ड स्टेज में ये हुआ कि जितना आपने लेबर एक्स्ट्रा लगाया था उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। देखो ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है बट उतना नहीं मिल रहा है कि जितना आपको फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में मिला था। तो वहाँ पे क्या हो गया, आपका आउटपुट इंक्रीज तो हुआ है बट डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हुआ है। और लास्ट स्टेज है हमारी फोर्थ स्टेज, उसमें है टोटल आउटपुट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। यहाँ पे क्या होगा हमारे ये स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, ये हमारी नेगेटिव रिटर्न की स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आउटपुट गिरना शुरू हो गया। जो हमारा पहले 1200 था, 100,000 था, वो अभी भी और भी गिरना शुरू हो गया, क्योंकि ज़्यादा लेबर आने से जो पहले वाले लेबर की एफिशिएंसी कम हो गई, तो उन्होंने थोड़ा सा कम काम करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारा आउटपुट था वो जितना पहले इंक्रीज़ होता था उससे फिर थोड़ा कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, फिर डिमिनिशिंग रेट से होना शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही गिरना शुरू हो गया, डिक्लाइनिंग स्टेज में चला गया। वो वहाँ पे हमारे को नेगेटिव रिटर्न आने शुरू हो गए। ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी जिसको हम इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। ये हमारी सेकेंड स्टेज थी जिसको हम कॉन्स्टेंट रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू फैक्टर भी बोलते हैं। और ये हमारी थर्ड स्टेज थी जिसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। और ये हमारी फोर्थ स्टेज जिसको हम स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न कहते हैं, जहाँ पे हमें नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। यहाँ पे हमें रिटर्न मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, ये है हमारे कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, ये है हमारे डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, और ये हमारे नेगेटिव रिटर्न है। ना तो कांस्टेंट है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, ये नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर है। ये स्टेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं ये लो वेरिएबल प्रोपोर्शन की। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार सेट होता है हमारा यूजीसी नेट एग्जाम में। आई होप आपको एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे आगे AP, MP एंड TP के बीच में रिलेशनशिप। बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। उसके बाद का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन AP, MP एंड TP, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट। ये छोटा सा डायग्राम है जो हमें याद रखना है। इस डायग्राम के बेस पे ही हम तीनों स्टेजेस जो हैं वो कवर करेंगे। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व मीन्स MP का कर्व है, और ये एवरेज प्रोडक्ट का कर्व है मतलब AP का कर्व है। ये डायग्राम हमें याद रखना है। इस पर टोटल 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 एंड दिस इज स्टेज 2 एंड दिस इज स्टेज 3। सबसे पहले हम करते हैं स्टेज 1। तो स्टेज 1 में क्या रहता है कि यहाँ पे जो हमारा TP है टोटल प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, जो हमारा MP है मार्जिनल प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और जो AP है एवरेज प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। सिंपल सा हमें क्या निष्कर्ष निकला कि जो हमारा TP है वो भी इंक्रीजेज है, AP है वो भी इंक्रीजेज है, MP है वो भी इंक्रीजेज है। बट इसमें एक बात देखने वाली है कि जो MP है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और जो AP है वो इंक्रीज़ हो रहा है बट जितना MP इंक्रीज़ हो रहा है उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर AP 2 पॉइंट चेंज हुआ है तो MP में यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट चेंज हुआ है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखा जाएगा कि जो MP है वो ग्रेटर देन AP है, बिकॉज MP भी राइजेज है AP भी राइजेज है, बट MP ज़्यादा राइजेज है या ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है AP के कंपैरिजन में। तो हेयर इज MP इज़ ग्रेटर देन AP, और जो एक MP है वो ज़्यादा तेज़ी से राइज हो रहा है AP से। बट देखा जाए तीनों ही राइज हो रहे हैं TP, AP एंड MP, बट MP इज़ ग्रेटर देन AP। अगर पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि कौन से स्टेज के अंदर MP है वो ज़्यादा है AP से, तो स्टेज 1 रहेगी जहाँ पे MP ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है AP से। तो स्टेज 1 का आंसर आ जाएगा। अब देखो स्टेज के एंड में क्या होता है, एंड ऑफ द स्टेज 1। ये तो हमारा स्टेज 1 का स्टार्ट था। एट द एंड ऑफ क्या रहा कि TP इंक्रीज़ हो रहा है, बट TP ने इंक्रीज़ होना थोड़ा कम कर दिया। जितना तेज़ी से एकदम शुरू में उछाल आया था अभी उतना उछाल नहीं आया। अभी जो है इस स्टेज में हल्का सा इंक्रीज़ हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। और जो एवरेज प्रोडक्ट है वो है, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट है उसने तो डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। MP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, क्योंकि MP मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया उसके बाद। अभी देखो यहाँ तक तो वो
ये इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद उसने स्टेज एंड, जैसे स्टेज 1 हमारी एंड हुई तो उसके बाद उसने बिल्कुल गिरना शुरू कर दिया। मतलब कि जो स्टेज 1 के बाद क्या हुआ, जो एमपी है वो डिक्लाइनिंग होना शुरू हो गया। तो एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइन। उसके बाद क्या हुआ, जो टीपी है वो इंक्रीज़ तो हो रहा है बट इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रहा। मतलब टीपी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। मतलब टीपी इंक्रीज तो हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो एट द एंड ऑफ स्टेज हमें क्या मिला कि एमपी ने गिरना शुरू कर दिया, एमपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और टीपी इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एट द एंड ऑफ स्टेज क्या हुआ कि एपी मतलब ये वाला पॉइंट और एमपी दोनों ही इक्वल हो गए। इस पॉइंट के ऊपर AP इज इक्वल टू MP, AP और MP इक्वल हो गए। तो ये हमारा हुआ स्टेज 1 का एंड। स्टार्टिंग में तीनों इंक्रीज हो रहे थे बट स्टेज 1 के एंड में MP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग और TP ने भी उतनी तेज़ी से इंक्रीज होना बंद कर दिया। अभी आता है हमारा स्टेज 2। स्टेज 1 कवर हो गया। स्टेज 2 में क्या होगा, MP तो डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। स्टेज 2 में देखो ये हमारा MP है, ये वाली कर्व हमारी MP की है। MP हो गया यहाँ पे 0, MP बिकम 0। तो MP हो गया हमारा इज इक्वल टू 0। और इस स्टेज 2 के बाद मतलब स्टेज 2 में AP ने गिरना शुरू कर दिया। तो AP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, क्योंकि AP ने यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये सेकंड स्टेज है हमारी, ये वाली ये सेकंड स्टेज है। इस स्टेज में AP ने डिक्लाइन होना शुरू कर दिया और जो MP है वो 0 हो गया, क्योंकि हमारी 0 होती है ये पॉइंट। तो MP यहाँ पे 0 हो गया, AP ने डिक्लाइन होना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो TP कर्व है हमारी टोटल प्रोडक्ट वो मैक्सिमम है। यहाँ पे जो TP है वो मैक्सिमम मतलब सबसे मैक्सिमम TP है हमारा स्टेज 2 में। तो हमें यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मिल गया कि हेयर इज TP इज़ मैक्सिमम, MP 0 एंड AP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। 3 ही पॉइंट हमें याद रखने हैं कि AP पे क्या इफेक्ट होगा, MP पे क्या इफेक्ट होगा और TP पे क्या इफेक्ट होगा। तो स्टेज 2 में MP 0 है और TP मैक्सिमम है और AP डिक्रीजिंग है या फिर AP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो MP है वो लेस देन AP है, क्योंकि देखो फर्स्ट स्टेज में क्या था कि जो AP था वो कम था MP से, बट स्टेज 2 में क्या हुआ MP कम है AP से। तो अगर क्वेश्चन हमें पुट होता है कि कहाँ पे TP मैक्सिमम है, तो TP मैक्सिमम तब होगा जब MP 0 होगा और AP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग होगा, या फिर TP मैक्सिमम तब होगा जब MP लेस देन AP होगा। तो उस पॉइंट पे TP क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लास्ट स्टेज आते हैं हमारे स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर क्या होगा कि जो अभी स्टेज 3 मतलब स्टेज 2 हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। स्टेज 3 में MP बिकम्स नेगेटिव, MP नेगेटिव है, AP डिक्लाइन होना शुरू हो गया बट अभी तक पॉजिटिव है। और यहाँ पे स्टेज 3 में क्या हुआ, जो TP है उसने भी डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। तो स्टेज 3 में हमें क्या मिला कि जो TP है स्टार्ट्स उसने डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, MP है वो नेगेटिव हो गया, MP बिकम्स नेगेटिव, MP नेगेटिव है। और यहाँ पे AP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, AP ने वैसे पहले डिक्लाइन होना शुरू कर दिया था बट अभी और भी डिक्लाइन हो गया बट फिलहाल पॉजिटिव है। तो MP स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, स्टार्ट्स डिक्लाइन बट पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिंपल से 3 स्टेजेस हैं हमारे। स्टेज 1 में तीनों ही इंक्रीज हो रहे हैं। स्टेज 2 में क्या रहता है कि जो MP है वो 0 हो गया क्योंकि वो इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, AP ने स्टार्ट्स डिक्रीजिंग या AP स्टार्ट डिक्लाइनिंग, और जहाँ पे AP गिर रहा है MP 0 है वहाँ पे TP मैक्सिमम रहेगा। और लास्ट स्टेज आते हैं हमारी स्टेज 3 जिसमें जो TP है वो भी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, क्योंकि वही पॉइंट आता है एक टाइम के बाद तो वो चीज़ गिरनी शुरू हो जाती है।
तो टीपी भी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि एमपी है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि अभी तक एमपी या तो ज़्यादा था एपी से, या वो इक्वल था, या फिर वो ज़ीरो था। बट स्टेज थर्ड में क्या होता है, एमपी नेगेटिव हो जाता है और एपी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, बट रिमेन्स पॉजिटिव रहता है। अगर क्वेश्चन पुट होता है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में या जो इन तीनों का रिलेशनशिप है उनमें ऑप्टिमम स्टेज कौन सी है, तो ऑप्टिमम स्टेज हमारी रहती है स्टेज सेकंड, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है और एपी गिर रहा है और एमपी भी ज़ीरो है, एमपी नेगेटिव नहीं है, तो वो हमारी ऑप्टिमम स्टेज काउंट होती है। ऑप्टिमम स्टेज इज स्टेज सेकंड। ये हमारा था सिंपल सा टॉपिक, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद रिलेशनशिप बिटवीन एपी एमपी एंड टीपी। आई होप आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इस कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए पेपर सेकंड कॉमर्स से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पेपर फर्स्ट से भी हमने टीसी एप्टीट्यूड कंप्लीट कर लिया है, साथ साथ हम उसके PYQ भी सॉल्व कर रहे हैं। 2020 के हो गए कंप्लीट, 2021 के हमने स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आपको उनमें से भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट में कुछ और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।